वो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमें मालूम है। हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम सीधा एक रोड मैप दिखा रहे हैं कि ओलंपिया यहाँ से जाना है। बॉडी बिल्डिंग में एक्चुअली ना लोगों की परसेप्शन हो गई है, हमको बच्चे सप्लीमेंट स्कूटर की डिग्गी में रखते हैं, बच्चे सप्लीमेंट छुपा के रखते हैं। क्यों? मैं नहीं कहता कि सारे कोचेस, बहुत अच्छे कोचेस हैं इंडिया में, बट कुछ कोचेस सिर्फ अपने छोटे छोटे लालच के लिए प्रोटीन खा ले, तू क्रिटीन, तू प्री वर्कआउट, देयर इज नो नीड। फूड इंस्पेक्टर्स, ड्रग इंस्पेक्टर्स रेड्स करते हैं बड़ी बड़ी मार्केट्स में कि इस पूरे प्रोडक्ट्स में तो नहीं है। अच्छा, शी इज अ पावर हाउस ऑफ माइंड, एवरीथिंग। आई डू लॉट ऑफ गायनो सर्जरीज एंड स्कारलेस। I mean, what I feel it's a very good game. It has a lot of followers. बहुत लोग अच्छे से और माइन्यूटली उसको देखते भी हैं, करते भी हैं। जितने भी प्रो शोज मैंने अटेंड करे हैं, मतलब इतना रश, इतनी भीड़ मैंने किसी भी और गेम में नहीं देखी। मैंने और बहुत सारी एशियन गेम्स में भी मैं कहीं गया हूँ। मैंने कॉमनवेल्थ गेम जो इंडिया में हुई थी वो भी मैंने देखी थी। बट जितना एक प्रो शो में होता है, जैसे मैं जो शेरू क्लासिक होता है जब मैं जाता हूँ, तो जितनी भीड़ मैं वहाँ देखता हूँ वो किसी शो में नहीं होती है। मतलब लोगों को पसंद है ये स्पोर्ट, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रहती हैं, स्पेशली पीपल हु आर माइन्यूटली ऑब्जर्विंग बॉडी बिल्डिंग। चाहे मैंने ऐसा बताया ना, चाहे वो एथलीट टू एथलीट हो, कोच टू कोच हो, जजेस हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ आता रहता है। सर वही बात हो गई कि वी कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी। एवरीबडी, हर बंदे का अपना एक परसेप्शन है कि ऐसा होना चाहिए था। जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमें मालूम है। हम किसी को लूट नहीं रहे, हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे कि कहाँ जाना है आपने। हम सीधा एक रोड मैप दिखा रहे हैं कि ओलंपिया यहाँ से जाना है आपने। अगर आपके कैलिबर है, आप ओलंपियन बन सकते हैं, तो आप एनपीसी खेलें, शेरू क्लासिक खेलें, IHFF खेलें, एमेचर ओलंपिया खेल के प्रो कार्ड जीतें। सो हम सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा है, मेक इंडिया प्राउड, विन प्रो कार्ड, रिप्रेजेंट इंडिया, बस। ठीक है, बट कोई आपका ऐसा विजन है, क्योंकि आप इस गेम से इतना डीपली जुड़े हुए हैं, आप जज पैनलिस्ट में हैं, कोई आपका ऐसा अपना पर्सनल विजन है जो आप सोचते हो कि आई थिंक कि हम ये कर लें तो ये गेम और बेटर हो सकती है? कुछ आपका ऐसा पर्सनल कुछ आइडिया या विजन जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो गेम में? सर मैं तो यही विजन है मेरा कि, और ड्रीम भी है कि इंडिया के लिए कोई ओलंपिया जीते। वो सबका ही ड्रीम है भाई। एक मेडल ओलंपिया का इंडिया के लिए आ गया, ये गेम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, बस यही ड्रीम है। और आप खुद ही देखना है कैसे मोनेटाइज होगी, तब कैसे वो बिल्कुल प्रॉपर लाइन में आ जाएगी और इंडिया ने गन वन कर लेंगे, बिकॉज इंडिया नीड्स सच अ मेडल। चलो, आपने इसकी बात छेड़ी है तो आप मुझे बताओ, मतलब अगेन नॉट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी, बट सबका एक अपना पर्सनल फेवरेट होता है। आपको, मैं ये नहीं कह रहा आप एक नाम बताओ, बट आप कुछ 3, 4, 5 या जो भी आप सोचते हो, कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स जो आपने ऑब्जर्व करे हो लेटली, जो आपको लगता है कि दैट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ मिस्टर ओलंपिया और हो सकता है वो जीत जाए। नंबर 1 मेन फिजिक में लवप्रीत सिंह है। He will represent India in Mr. Olympia, because that guy has the potential. Young है, aesthetically very very strong, and I hope he will represent India. लवप्रीत ने अभी लास्ट जो बॉम्बे में शो हुआ था, मेरे ख्याल से उसने कॉम्पीट नहीं किया। प्रो का ही ने भारत प्रो में I think he was 5th. जो बॉम्बे में हुआ। Yes, भारत प्रो में। अच्छा। Taiwan प्रो में he was 3rd. So I believe he is one talent we India have who can represent India. Your bets are on him. Yeah. Okay, so he's number 1. Anybody else? There are good bodybuilders in South India. I don't remember the name, but there's one pro Spartan. His Arvind Spartan, and this is how he's full name I don't know. I always liked him since the first show we conducted in Tamil Nadu was in 2020. I met him, and that time he was recovering from the injury. I remember I've told him, dude, you start practicing bodybuilding only, don't go to any other, na men physique खेले ना कोई और खेलो, bodybuilding करो, your structure is for bodybuilding only. And he became pro in Bangkok last year. Arvind Spartacus, I don't know full name is. He has the potential to represent India as well because he's structurally very good. Okay. And in classic physique, I believe
Even Nanda, that Deepak Nanda is good. Unless he has a bigger legs, he can represent India. Deepak Nanda. Yeah. Indian Hulk. Yeah, Indian Hulk. Yeah, Indian Rock. Indian Rock. Sorry, Yeah, not Rock. Hulk. Yeah. My bad. So he has a potential also. He can do. He just need to. He's right now in off season. Probably I've seen his videos and all, but I can think he can do it. और कोई इसके अलावा? There is one more guy in Punjab. He is not participating anymore now, but he's into shape as well. His name. He was pro before Lovepreet Singh. His name is Ravneet Singh. Ravneet Singh. Ravneet Singh. His waist shoulder ratio is unbelievable. I think his waist must be 26, 27. His shoulder is like too big. He can. I don't know what he's doing right now. Like he's not participating for the last 2 years, but whenever I saw him, he's always like I think he should do it. Let's see. Everybody has his own faith, but my you can say betting is on Lovepreet Singh. Lovepreet Singh. Chalo, that's good. Yeah. Good to hear that, and I'm sure that if anybody is seeing this episode, they will be encouraged to hear it from you, coming from you, that you have a lot of faith in these guys. Absolutely. So we wish them all the best. हो सकता है कोई ना कोई मिस्टर ओलंपिया तक. I believe he will do it. Yeah. डॉक्टर अंकुर, एक अभी आपने चीज एक और बोली कि आपने वो 2 साल से वो प्लेयर को देखा नहीं. हाँ, मतलब he is not participating, but I know him. I follow him on social media. He is active. He must be coaching people, but I don't know why he is not participating. Maybe injury or something. मैंने भी ना, मतलब मेरी एसोसिएशन में काफ़ी बॉडी बिल्डर्स के साथ पॉडकास्ट वगैरह करता हूँ, तो somehow I feel कि वो बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं होते, ना वो चाहते हैं कि नया यंग ब्लड शुड कम इनटू बॉडी बिल्डिंग. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप बोल रहे हैं कि कोचेस बोल रहे हैं कि नहीं आना? नहीं, कोच मैं कह रहा हूँ, बॉडी बिल्डर्स भी मतलब बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करते लोगों के यंग ब्लड को कि दे शुड कम एंड फॉलो बॉडी बिल्डिंग ड्रीम, बिकॉज दे फील इट्स. बॉडी बिल्डिंग तो एक पैशन है. आई बिलीव जिम तो ऑलमोस्ट 10 में से 9 लोग जाते हैं, उसमें से एक लड़का भी शायद बॉडी बिल्डर नहीं बनता है. बॉडी बिल्डर नाम ही बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी को बनाना इट्स वन ऑफ द टफेस्ट जॉब. 2 किलो वजन भी कम करना हो तो आपको पता लग जाता है कि कैसे कम होता है. तो 2 किलो बढ़ाना तो बहुत इजी है, ऐसे 2 किलो मसल मास बढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट है. सो बॉडी बिल्डिंग में एक्चुअली ना लोगों की परसेप्शन हो गई है. हमको इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे हम फॉलो करते हैं अपने अच्छे एथलीट्स को. हम ये नहीं देखते हैं कि हाइडी चुपन आज से 20 साल पहले भी बॉडी बिल्डिंग ही कर रहा था, 25 साल पहले भी बॉडी बिल्डिंग कर रहा था. उसकी जर्नी नहीं देखते कि हमने उसने 25-30 साल बॉडी बिल्डिंग को दिए तब वो स्टेज पे पहुंचा. आजकल का 19-20 साल का लड़का कहता है कि यार मैं फटाफट ओलंपिया जीत जाऊँ, है ना, प्रो कट बन जाऊँ. It is not easy. I believe कि बॉडी बिल्डिंग इज टोटली सेपरेट फ्रॉम मेन फिजिक. अब लोगों को स्टेज पे जाने की जल्दी के चक्कर में मेन फिजिक हिट हो गया, लेकिन तो बॉडी बिल्डर बन के स्टेज पे जाना इज अ बिग प्रोसेस. ऐसी मेन फिजिक में पहुंच जाते हैं लड़के, और एक अच्छी फिजिक बनते बनते तो बहुत टाइम लगता है. उसको मेंटेन करना इट इज अ प्रोसेस. पूरे साल आपको क्या खाना क्या नहीं खाना. सो इनकरेज उनको इसलिए नहीं करते लोग के बॉडी बिल्डिंग में लोग अब्यूज भी बहुत करना शुरू कर दिए. एवरीबडी वांट्स अ शॉर्टकट. शॉर्टकट तो आपको मालूम ही है लोग कैसे शॉर्टकट कर रहे हैं. उनकी प्रॉब्लम्स भी हम टैकल करते हैं, एज अ सर्जन मैं टैकल करता हूँ. सो पेरेंट्स को लगता है कि सोशल मीडिया में वीडियोस आते हैं कि वो एक्सरसाइज करने गया लड़का और डेथ हो गया, वो गिर गया, चोट लग गई, हेड इंजरी हो गई, एंड सो मेनी थिंग्स. नेगेटिव प्रोपेगेंडा अबाउट डूइंग जिम्स, ईटिंग सप्लीमेंट्स. अभी भी आप नोट करें कि बहुत घरों में ऐसा होगा कि लोग बोलते होंगे बच्चे सप्लीमेंट स्कूटर की डिग्गी में रखते हैं, बच्चे सप्लीमेंट छुपा के रखते हैं. क्यों? इसलिए कि पेरेंट्स कहेंगे पाउडर क्या खा रहा है. ऐसी परसेप्शंस हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में, ताकि उनको नहीं मालूम है क्या चीज़. अगर लड़का जिम कर रहा है, अगर उसको सप्लीमेंट की ज़रूरत है, अगर उसकी डाइट में वो प्रोटीन का कंटेंट नहीं मिल रहा उसको, तभी वो सप्लीमेंटेशन कर रहा है ना. सप्लीमेंट का मतलब ही है
उसका, बिकॉज उसकी प्रोटीन कंटेंट जो है वेडी बहुत, आई थिंक ये अर्बन सिटीज में तो फिर भी थोड़ा सा हाँ, बेटर हो गया better हो है, गया। एंड पीपल अंडरस्टैंड. सो नाउ दिस हैज बीन कैटेगराइज्ड इन टू different categories. One is supplements and the other ones are जी। advanced supplement. जी, जी। But obviously tier 1 cities इंडिया में बहुत कम है, और majority जो लोग Right। बॉडी बिल्डिंग में आते हैं वो tier 2 tier 3 cities से आते राइट हैं. राइट राइट। तो वहाँ आई एम श्योर कि ये इश्यूज होता होगा. इश्यूज हैं वहाँ पे, जरूर हैं, और हमारे पास कुछ स्पूरियस प्रोडक्ट्स खा के लड़के आ जाते हैं, पेरेंट्स उनके आ जाते हैं, हमने तो मना किया था जी, जिम ना जाओ, फिर गया ये हो गया. एक्चुअली हमारे कोचेस ने हमारे जिम्स को बदनाम किया है ना. मैं नहीं कहता कि सारे कोचेस, बहुत अच्छे कोचेस हैं इंडिया में, बट कुछ कोचेस सिर्फ अपने एक छोटे छोटे लालच के लिए, है ना, जो चीज़ 100 रुपये की खरीदी है उसको 5,000 की बेच देंगे, नकली सप्लीमेंट्स बना देंगे. सो ये चीज़ चल रही है, उससे बदनामी बॉडी बिल्डर गेम की है, जिम्स की है ना. एक आपको एक लड़का आपके पास आता है जिसकी विजन हेल्थ है, 18 साल के लड़के को सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है जिम में आके, उसको पहले ट्रेनिंग की जरूरत है. करेक्ट. उसका अपना साइकिल बनना चाहिए, है ना, नेचुरली. अब नेचुरली उसको कुछ तो गेन करने दो. आप उसको पहले बोलोगे अब तू टेस्टा लगा ले, तू प्रोटीन खा ले, तू क्रिटीन, तू प्री वर्कआउट, देयर इज नो नीड. आज से 10 साल पहले तो प्री वर्कआउट था होता ही नहीं था. तब लड़के क्या खाते थे, तब वो हम बनाना क्यों खाते थे. सो ये छोटी छोटी चीजें इज मोर इम्पोर्टेंट टू लर्न, है ना. गेम बुरी नहीं है, कुछ लोग छोटे से लालच के पीछे गेम को बुरी कर देते हैं, इसकी वजह से सारी फर्टिलिटी को तोहमत लगती है. ये चक्कर है. अब डॉक्टर अंकुर, यही ना मैं दोबारा से आपसे एक क्वेश्चन भी पुट अप करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ अ लॉट ऑफ जेनरिक पीपल हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गेम, बट वो इन्हीं सब डर की वजह से, कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ ये जो आप बोल रहे हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स और ये सब के चक्कर में लोग आते नहीं है, बिकॉज देयर इज नो गवर्निंग बॉडी. सो माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू एंड थ्रू यू, आई एम श्योर दैट आप ये मैसेज ऊपर तक भी लेकर जाएंगे. कुछ आपको ऐसा भी करना चाहिए कि एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए इंडिया में जो इन सब चीज को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, चाहे वो सप्लीमेंट है. अभी नॉर्मल मैप टियर 1 सिटीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी ऐसा होता है कि बहुत सारे, जो मैं खुद 18-19 साल से जिम कर रहा हूँ, तो मैं भी प्रोटीन लेता हूँ, बट हमारे दिमाग में हमेशा ये डर रहता है कि यार जो मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ, जो मैं प्रोटीन का डब्बा ले रहा हूँ, वो जेन्युइन है कि नहीं है. तो ऐसी कोई बॉडी क्यों नहीं बनती कि जो ये सब चीजें कंट्रोल करे और लोगों को डर हो कि नहीं यार ये मैं अगर नकली पाउडर बेचूंगा तो. सर देखो, मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो यही घूम के आ गया कि सप्लीमेंट किसको चाहिए. सप्लीमेंट है क्या बेसिकली, है ना. तो हम वे प्रोटीन करते हैं, सारा टाइम वे खा ले, है ना. सो एज अ डॉक्टर मैं मना उसी चीज को करता हूँ जो चीज ज्यादा कर रहे हो आप. अगर रिकमेंडेड डोज 30 ग्राम्स स्कूप की है एंड आप 60 ग्राम्स ले रहे हो, दैट इज नॉट राइट. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, आपको कब जरूरत है वे प्रोटीन की. अगर आपके खाने में, अगर आपका वेट 70 kg है, आपको 70 ग्राम प्रोटीन ही खानी है, अगर सपोज करो नॉर्मल आदमी को, तो आपके खाने में अगर वो पूरी नहीं होती तो आप सप्लीमेंट करें, है ना. अगर आप सप्लीमेंट भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और वो ट्रेनिंग भी उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रोटीन का कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा. करेक्ट. तो ये चीज समझनी जरूरी है. पहली बात, जो लोग सोचते हैं कि ये डब्बे सारे नकली हैं, मैं कहता हूं कि डब्बे सारे प्रोटीन के डब्बे जो बना रहे हैं, सबसे पहले की रेगुलेटरी बॉडी इंडिया ने शुरू की है, FSSAI है. हम उस FSSAI नंबर को चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाके कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसका FSSAI नंबर रेगुलेटरी असली है कि नहीं है. क्योंकि रिसेंटली FSSAI ने अपनी नॉर्म्स को नेशनलाइज कर दिया है. अब जितने भी रिन्यूअल होते हैं लाइसेंसेस की प्रोटीन सप्लीमेंट्स के, वो नेशनल वाइड होते हैं. पहले स्टेट वाइड होते थे, अब नेशनल वाइड कर दिए उन्होंने. तो थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट तो हुआ है. बीच बीच में फूड इंस्पेक्टर्स, ड्रग इंस्पेक्टर्स रेड्स करते हैं बड़े बड़ी मार्केट्स में कि इस पूरे प्रोडक्ट्स तो नहीं है. और हम देखते भी हैं सोशल मीडिया पे कहीं नकली फैक्ट्री पकड़ी गई. यूजुअली इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को ही वो बनाते हैं. बहुत सारे लोग तो व्हाइट लेबलिंग ही करते हैं. व्हाइट लेबलिंग करते हैं. बट हमारे इंडिया में अच्छी कंपनीज हैं जो व्हाइट लेबलिंग करती हैं. हमारे इंडिया में अच्छी ब्रांड्स हैं जो इंडिया में
बिकते हैं who are authenticated। आप कुछ भी खरीदते हैं बिल पे खरीदें। अगर आप बिल पे खरीद रहे हैं वो जीएसटी पे कर रहे हैं तो वो भी आगे जीएसटी पे करते होंगे। वो जीएसटी पे करते होंगे तो आप डेफिनेटली, आपको पता है कि प्रोडक्शन कराते हैं, जब लेते हैं प्रोडक्ट जीएसटी पे लेते होंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं तो एक लो है ना, लाइन है, चेन है, ताकि ओरिजिनलिटी की तरफ को जाते हैं। आजकल बड़ी कंपनीज ने अपने बारकोड्स लगा लिए हैं, स्कैन करें देखेंगे प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं है। सो मैं यही कहूंगा कि आप हर लड़का जो भी कुछ खाता है वो प्लीज चेक करें, उसको क्रॉस चेक करें, अपने फोन से चेक करें, बारकोड्स हैं उसको चेक करें, ताकि आपको कहीं थोड़ा सा भी शक है कि नहीं यार सप्लीमेंट ये ठीक नहीं लग रहा, तो यू जस्ट रिटर्न इट और फाइल अ कंप्लेंट और कॉल द कंपनी। सो इट इज द थिंग विच यू ईट। आप खाना है, आपने आपके अंदर डाइजेस्ट होना है, किसने आपको बेच दिया उसके कुछ नहीं होगा उसको, ठीक है ना, राइट। सो मेरे फादर बड़ी अच्छी चीज बोलते होते थे जब सप्लीमेंट की मार्केट बूम शुरू हुआ, कहता मैं सप्लीमेंट वही दूंगा अपने बेटे को जो मैं बनाऊंगा, बिकॉज मेरे को पता है वो असली है। तो कोच से पूछो कि ये जो आप मेरे को दे रहे हो अपने बेटे को दोगे? वो बोलेगा नहीं। तो क्यों नहीं? ये चीजें बहुत जरूरी है। तो असली चीज वही है जो आपको सूट करे, जो सूट नहीं कर रही, प्रॉब्लम्स दे रही है, वो नहीं। और आई रियली वांट, हर बंदा ये जरूर माने एवरी बॉडी इज सेपरेट, हर बॉडी डिफरेंट तरीके की बनी हुई है। आप टाइगर श्रॉफ और जॉन ओब्रायन को देखें, दोनों डिफरेंट बॉडीज हैं। वो मेसोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फिक बॉडीज डिफरेंट होती हैं, वो दोनों एक जैसे नहीं बन सकते। तो हमारे पास होता है कि हम ये बन जाएं, हम उसको फॉलो करके ये बनना है। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, हम शॉर्टकट ना लें बस। ये पहले अपनी कैपेसिटी पे देखें, मेरी कैपेसिटी, मेरी पीक क्या है, व्हाट इज माय पीक। पहले पीक पे तो पहुंचे, फिर शॉर्टकट के बारे में सोचें। सो वही बात होगी, अगर आपने सप्लीमेंट से जहाँ शॉर्टकट से आप अपने शूज को शाइन दे सकते हैं, बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है ना, करेक्ट। इस करके अपनी खुद की पीक जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर मसल मेमोरी हैज टू बी सो स्ट्रांग कि एनी इंजरी हैपेंस यू कम बैक टू दैट सेम मसल मेमोरी अगेन। गॉट इट। So, Dr. Ankur, अब we'll proceed with your journey as a doctor, as a surgeon. तो आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में और बताएं हमें। डॉक्टर रणधीर, आपके फादर के बारे में तो पता चल गया, इसके अलावा आपकी फैमिली में कौन कौन है? I have my mother and she's a working lady. She owns a school. She runs a school. Wow. Yeah. Even now. Yeah. Okay. In Jalandhar. She's quite active. Yes. And my wife, Dr. Shelja. Acha. She is a dentist and she is also a director of my hospitals. She runs the hospitals, take care of the hospitals basically. अच्छा. And she is a powerhouse of mine, everything. तो जो हॉस्पिटल है यूनिटी के, right? I have two hospitals. One is Ryan Hospital, and other is Unity Critical Care. That is a multi-specialty hospital. And that's your own hospital. Both are my own hospital. Okay. Great. Okay. तो आपकी वाइफ दोनों हॉस्पिटल्स? हाँ जी, वो दोनों हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट देखती हैं, and we be doing it for the like few years now. Sure. और बच्चे? I have two sons. My eldest son, he is in 10th. My younger one is in 5th. My eldest son is a javelin thrower. हाँ, मैंने देखा उनको तो. He's a national level javelin thrower and he was under 14 national champion. Now he's under 16. I hope he's doing well with his game, and he wanted to pursue in javelin only. Yeah. It's too early for me to ask this question, but maybe at a later stage, would he want to be a part of this legacy of bodybuilding? Let's see. He asked me so many things about judging. What I can tell him the best I do, and he asked me a lot of things about supplements. He is only 15. I tell him not to have it as what you need. He only have whey protein just because he's training very hard for his throws. He's taller than me. He is 6'1" at the age of 15, and he's been training morning and evening. So I would like to. He joins my father's legacy and mine, right. But that is his own faith. He wanted to do it. Correct. No, but anyways, वो DNA तो चल ही गया कि वो एटलीस्ट किसी स्पोर्ट में तो है. Absolutely. And he's, I think, excelling in. Yeah, he's doing pretty well. Okay, great. चलिए तो अब थोड़ा सा आपके डॉक्टर की जर्नी के बारे में बात करते हैं. आपके दो हॉस्पिटल्स हैं. So how big are those hospitals? The Ryan Hospital is my one hospital which is started by my father.
and it is actually 20 bedded. It is a surgical center. It's more like a surgical center, and the Unity Critical Care is more like a critical care center with all the trauma and orthopedics, gynae, and medicine. And I'm a surgeon, so we have a 30 bedded hospital. Okay. So. Both are in Jalandhar. Both are in Jalandhar, apart from like 5 kilometers apart from each other, and different departments we have. We are in Unity Critical Care. I have a like working partner with me, and he is a critical care specialist as well. So about myself, I did MBBS from Government Medical College Amritsar. I joined in 1999, and in post graduation I did master in surgery from Mahatma Gandhi Medical College in Navi Mumbai. Okay. I finished in 2012, and in 2012, after finishing, I joined Punjab Institute of Medical Sciences as a senior resident, and now I'm an associate professor there. Correct. I teach MBBS final students. Yeah, Punjab Institute of Medical Sciences. Medical right? Sciences. You're a associate professor. Yeah, I'm associate professor. तो मतलब तीन boards पे आप चल रहे हैं अभी. मतलब you're a doctor, you're a professor, and plus you're a general secretary in NPC, which is good. So again, I think आपकी family का अगर support ना हो तो आप एक में भी excel नहीं कर सकते, और आप तीनों में excel कर रहे, तो I'm sure that I hope I'm excelling, and my wife really supports me a lot of things, and she's my guiding force. Yeah. And I hope I continue this journey forever. Sure. No, wish you all the best. तो आप अपना थोड़ा और डिटेल में बताएं कि that you're a surgeon. आप मतलब is there a body specialization that you I usually do general surgery. I do gastro surgeries. I do like gallbladder surgery, hernia surgeries, all the rectal surgeries. Okay. In bodybuilding, I do a lot of gynecomastia surgeries. A lot of bodybuilder comes with me a drug abuse gyno, है ना? So it is known as gynecomastia, but in the bodybuilding fraternity they say gyno. So I do a lot of gyno surgeries and scarless. So actually, as a general surgeon, I do most of the surgeries we do, and even PCNL and kidney stones and all we remove. Okay, you remove. And मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि I mean प्रोफेसर तो चलो हम एक तरफ को अभी करते हैं, but between these two professions, which one do you enjoy more? Being surgeon, I enjoy better, and being this is not my hobby again, bodybuilding. No, that's why I said profession. When I'm doing judging, that is the best time I'm having. Frankly, I'm telling you that. Similarly, when I'm on the OT table, similarly when I'm doing judging. That's both the feelings are same. So I don't want to compare my medical field with my bodybuilding field. So when I'm doing judging and when I'm operating, I feel the same. So I think that is a more rational answer I can give. Of course. Sure. तो जो आपकी डॉक्टर की जर्नी आप बोल रहे हैं 1999 I joined MBBS in Government Medical College Amritsar. तो काफी टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए. After post graduation it's been 12 years now practicing. So जैसे आपने बोला आप गैस्ट्रिक most of the abdominal surgeries I do. तो क्या कॉमन लोगों को इश्यूज रहते हैं कि जिसके कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ती है? Most of the if you talk about bodybuilding, no, I'm talking about now general the most common surgeries in Punjab for like general surgeries is gallbladder surgeries. Patient comes to with a gastritis or a pain in right hypochondrium, right pain on the liver side. So this is the most common surgery. Other is appendix is there, or even piles is one of the more common surgeries. A lot of people neglect it, but you should not do that. Eventually you have to get it operated. Sure. ये जो गॉल ब्लैडर का आप सर्जरी बोल रहे हैं, ये मतलब गॉल ब्लैडर में जब स्टोन हो जाता है, राइट? Yeah, right. तो is it advisable to get the surgery done, or is it okay for you to take some medicines and no? If there is a stone in gallbladder, there's no medicine in the world which can get it cured. You have to remove the gallbladder. Stone in the kidney, you remove the stone only. In stone in the gallbladder, you remove the gallbladder.
but I mean, what happens after there is a body part, and I'm sure that there is a function of It that is a body reservoir. part. Gallbladder is a reservoir for gastric juices or a bile which is coming from the liver. It contracts and works when you eat food. It is just a reservoir. So after the surgery, when gallbladder is removed, there is only a CBD, common bile duct, or a pipe. In layman, you say a pipe which is coming from the liver to the stomach to digest the food which is हम जो खाते हैं. तो थोड़ा सा हाइपर एसिडिटी रहती है फॉर सम टाइम, सो दैट इज व्हाई वी गिव एंटासिड्स और जस्ट टू लोड आउट द सेक्रीशंस. तो मेरा वही क्वेश्चन है डॉक्टर अंकुर कि अगर आप गॉल ब्लैडर निकाल दो तो उसके बाद क्या इश्यूज नहीं होते बॉडी? मैंने बताया आपको, वही बता रहा था कि उसके बाद ये इशू हो सकते हैं कि थोड़ा एसिडिटी हो सकती है. आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि एक 15-20 दिन या एक महीना आप थोड़ा लाइट फूड खाएं और फ्राइड ऑयली फूड ना खाएं. अब नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी अडेप्ट करती है एंड इवेंचुअली फॉर लाइफ यू हैव नो प्रॉब्लम. देयर इज नो प्रॉब्लम नॉट एट ऑल. और सर्जरी में ये गॉल ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी में होता क्या है? हम लैप्रोस्कोपिक करते हैं. वी पुट 3 to 4 ports डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट रिक्वेशन एंड with the laparoscopic surgery we remove the gallbladder from one of the ports and there's minimal scar. There's no scar, there's nothing. Patient is discharged within 24 hours and there's healing and everything is 100% went very well. एक और इसी से ही रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि क्या मतलब डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं एक ओल्ड एज का गॉल ब्लैडर निकालने में और एक यंग का गॉल ब्लैडर निकालने में? एज इट इज ओल्ड एज यंग एज में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती. कॉम्प्लिकेशंस कब होती हैं? जब पेशेंट इग्नोर करता है. गॉल ब्लैडर रिप्रेजेंट्स विद समटाइम गॉल ब्लैडर रिप्रेजेंट्स विद एक्यूट पेन. If the pain is more than 48 hours or 78 hours, we try to not to operate the patient, tell the patient to get admitted. उसको IV treatment देते हैं, antibiotics देते हैं, so inflammation subsides. Okay. Then we do an interval they call it cystectomy after 4 to 5 weeks. हम वो तो 4 से 6 हफ्ते बाद हम उसको फिर ऑपरेशन करके निकाल देते हैं. अगर पेशेंट फिर भी ध्यान ना दे, sometimes again pain occur and that stone from gallbladder goes to that pipe that is known as common bile duct. If that duct is blocked, then you have a jaundice. Jaundice. Yes. जिसको पीलिया बोलते हैं. जब पीलिया हो जाता है फिर आपको ERCP करानी पड़ती है. ERCP क्या होती है? आप मुंह से एक हम एंडोस्कोप डालते हैं और हम फिर जाते हैं स्टमक के अंदर. स्टमक के अंदर से हम वो पाइप में जाके और स्टोन को रिमूव करके स्टेंट डाल देते हैं. दैट इज वन प्रोसीजर. देन गॉल ब्लैडर हैज टू बी रिमूव्ड. अच्छा, तो फिर 2 प्रोसीजर्स, फिर 2 हो जाते हैं. सो पेशेंट को यही एडवाइसेबल होता है कि जब अगर आपको स्टोन हो गया है और आपको इरिस्पेक्ट आपको कॉम्प्लिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. मैंने बहुत लोग देखे हैं सारी उम्र स्टोन रखते हैं, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन छोटी छोटी होती हैं, इग्नोर करते रहते हैं. सो दिस इज वन कॉम्प्लिकेशन. दूसरा कॉम्प्लिकेशन कई बार गॉल ब्लैडर फट जाता है स्टोन की वजह से. स्टोन मुंह पे, गॉल ब्लैडर एक पाउच की तरह है. पाउच का एक छोटा सा मुंह है. अगर मुंह पे फंसा रहेगा, नीचे भर गया, इन्फेक्शन हो गया, फट गया. और जब फट गया तो फिर उसको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है जिसको लेप्रोटमी बोलते हैं. सो इस करके एडवाइजेबल यही होता है इफ यू हैव सिम्टम्स तो आप सर्जरी करें. आप बताओ कि क्या अर्ली सिम्टम्स हैं जिसको मतलब आपकी बॉडी में क्या चल रहा है आपको नहीं पता. अगर आपको सिम्टम्स रिपीटेडली एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी सी यहाँ पेन रहती है, एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं जो जहाँ पे रिब के जाके जुड़ता है, यहाँ पेन रहती है, लिवर यहाँ होता है उसकी पेन रहती है, तो आप ज़रूर अपना अल्ट्रासाउंड स्कैन कराएं. Okay. अगर स्कैन में आपको लगता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन आ रहा है, जहाँ गॉल ब्लैडर के अंदर कोई मास बना हुआ है, जहाँ कुछ है, तो आप प्रेफरेबली गॉल ब्लैडर को निकाल दें, जिसको कोई बड़ी मेजर सर्जरी नहीं है. बट आपकी एडवाइजेबल यही है कि आप you will be much better removing that. Instead of keeping it, eating medicines for years, it will not help you. Eventually आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है. Got it. और एक और डॉक्टर अंकुर जो मेरा क्वेश्चन है वो भी गैस्ट्रिक रिलेटेड ही है कि मतलब विद द करंट सेडेंटरी लाइफस्टाइल इट्स वी आर मोर प्रोन टू हैव गैस. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर फर्स्ट थिंग तो यही कर सकते हैं कि ईट लेस कार्ब्स. वी आर ईटिंग एक्चुअली मोर कार्ब्स. आर ऑल हमारा सारा वेस्टर्न डाइट जो है, हमारी जितना भी हमारा ये पिज्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं, दे मोस्टली कार्ब्स. क्या सारे पिज़्ज़ा, ब्रेड्स, बर्गर, बन्स, दीज ऑल आर कार्ब्स. कार्ब्स टेक लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट एंड उसमें लोडिंग जितनी ज़्यादा उतना गैस्ट्रिक जूसेस ज़्यादा है. तो
तो अब जितना अवॉइड करते हैं चीज़ों को, जितना फाइबर ज़्यादा लेते हैं, फाइबर मीन सैलेड ज़्यादा लें, फाइबर ज़्यादा लें। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो हाई प्रोटीन डाइट रात में ना लें, दिन में लें, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट करती क्या है रात में, इट हेल्प टू डाइजेस्ट बट स्लो डाइजेशन कर देती है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हो जाते हैं। सो तभी बोलते हैं कि यंगर यू आर ईट मोर प्रोटीन, ओल्डर यू आर ईट मोर प्रोटीन इन मॉर्निंग ओनली, एट नाइट डोंट ईट प्रोटीन। ओके, या सो व्हेन यू से हाई प्रोटीन डाइट इन ओल्ड एज तो वैसे ही बहुत कम खाते हैं, तो हाई प्रोटीन डाइट से मतलब क्या, वुड यू देखो आजकल लेटेस्ट स्टडी ये कहती है एवरीबडी आफ्टर द एज ऑफ 45 यू शुड हैव प्रोटीन, बिकॉज इन लेडीज वंस मेनोपॉज इज देयर तो ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। इन मेन व्हेन यू आर अराउंड 45 to 50 you automatically ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन बोन्स आर स्टार्ट गेटिंग वीक, you have to supplement yourself either with vitamin D3 or calcium and vitamin E. Then you can have why protein, because our India is a protein deficient country. Our food doesn't have protein, doesn't have that much of protein. कितना हम दाल खा लेंगे if you are vegetarian, correct, कितना खा लेंगे दाल, है ना? So you have to supplement. That is why हम हर old patient को, मैं तो preferably every post operative patient I tell them to eat protein. If you're not non-vegetarian, if you're vegetarian, have soya, have chana, have this. ताकि protein is more important for healing also. So आजकल स्टडीज आती हैं, आपके सप्लीमेंट्स आते हैं जो उसमें लिखा होता है 50+ प्रोटीन। काफ़ी कंपनीज, इंडियन कंपनीज की भी आ रहे हैं, बोर्डेड कंपनीज के भी आते हैं। जस्ट one scoop is of 10 grams, which have 8 grams protein. Correct. And it helps you to have a better muscle mass. So what your muscle needs is protein only. Correct. So at the older ages, muscle wasting hona, your sedentary lifestyle doesn't help you to have your muscle grow. So it is important to have protein even in older ages, not a problem. But again, it has to be taken before 3 p.m. So digestibility is better. Because high protein can cause constipation in older ages. Right. So डॉक्टर अंकुर, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आपके पास आते हैं गाइनो इशू को लेकर। Not only bodybuilders, even wrestlers, even कबड्डी players. So पहले तो आप मुझे ये बताओ कि वो प्रॉब्लम होती क्यों है, वो क्या आपको रूट कॉज है? रूट कॉज तो शॉर्टकट है सर, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, अनवांटेड हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी के अंदर, टेस्टोस्टेरोन लो हो रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। सो इतने इम्बैलेंस करने की वजह से वो गायनोकोमेस्टिया हो जाता है, गायनो बोलते हैं जिसको लेमैन में। सो होता क्या है, एक निप्पल जो हमारे मेन के अंदर निप्पल्स हैं वो प्रोट्रूड होने शुरू हो जाते हैं। हर मेल के एक ग्लैंड होता है जिसको मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, वो उसके अंदर हार्मोन की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से वो पॉप आउट हो जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी विजिबल ऑन द स्टेज। बिकॉज बॉडी बिल्डर्स में यूजली क्या होता है, मसल मास होता है चेस्ट पे, पेक्टोरस मसल है, उसके नीचे फैट तो होता नहीं है, बहुत कम होता है। दैट फैट ना होने की वजह से वो गाइनो जो है वो बाहर आउट दिखता है। सो मेरे पास जो लड़के आते हैं तो एज अ सर्जन तो मैं सर्जिकली मोस्टली ट्रीट करता हूँ, बट जो बॉडी बिल्डर्स नहीं होते उनको हम ट्राई कर सकते हैं। एरोमेटेज एंजाइम्स आते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं जिसकी वजह से एस्ट्रोजन कम होता है। बट स्टडीज आर देयर, आई हैव ट्राइड ऑल्सो, बट रिजल्ट्स आर मोर बेटर इन सर्जिकल। वंस हम ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं तो दोबारा रिकरेंस नहीं होती है। सो बॉडी बिल्डर्स को जो यही होता है कि सर हम ट्रेनिंग कब करेंगे, हम कितने देर रेस्ट करनी पड़ेगी सर्जरी के बाद। यूजली क्या होता है कि जब आई डू पेनहोल सर्जरी, जिसमें कोई इंसिजन जो होता है उसमें कोई निशान वगैरह नहीं रहता, निपल के साथ ही हम इंसिजन लेते हैं और पूरा ग्लैंड को निकाल देते हैं। ग्लैंड को निकालने के बाद जो एक्सेसिव फैट बॉडी बिल्डर्स में तो बहुत कम होती है, जो भी होती है वो भी निकाल देते हैं, एंड उसके बाद एक ही सूचर आता है, एंड दैट सूचर डिसॉल्व्स इनसाइड, एंड देयर इज यू डोंट नीड टू रिमूव इट। कितने दिन का प्रोसीजर है ये? कुछ नहीं, डे केयर है, आप सुबह आए करा के शाम को जा सकते हैं। और कब वो व्हेन दे कैन गो बैक एंड स्टार्ट? आफ्टर 2 वीक्स। आफ्टर 2 बिकॉज जो अंदर इनसाइड जो सूचर लगते हैं वो डिसॉल्वेबल होते हैं, यूजली 11 to 21 डेज में डिसॉल्व हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, बट यूजली हम 2 वीक्स रेस्ट बोलते हैं। हाँ, बट ही कैन डू लोअर बॉडी, ही कैन डू कोर, बट नॉट द पुशिंग एंड पुलिंग एक्सरसाइज। श्योर। तो आप ये कह रहे हो कि बॉडी बिल्डर्स के अलावा रेसलर्स भी हैं who is doing power games and who is actually abusing. This is what I can say. Sure. Okay, but is it very common these days? In stage we see. No, but
Yeah, How it many is. patients, let's say? I am encountering probably 7 to 8 patients a month. Of Which this is quite a gyno lot. only, not only from my place. Patient comes to me from Delhi, from Haryana. Probably I'm in this bodybuilding field, and because I'm a surgeon, so they have a little connect. Because I'm in general secretary of NPC, there's a little connect with them. So I talk to bodybuilding with them. They feel more comfortable. That could be a reason. Moreover, once I start doing it for the last 7-8 years, it is from one patient to another patient, mouth publicity. बट अगर वो नहीं भी कराते तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन? और नहीं कराते उसकी एज इट इज कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट पॉइंट है कि एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर Stage presence नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है. एंड फॉर द गाइनो इन एनपीसी वर्ल्ड वाइड वी डोंट प्रेफर पीपल हु हैव अ गाइनो ऑन द स्टेज. इट इज अ नेगेटिव marking, you can say. But it's only when you're on the stage. Yeah. But as such, body में कोई complication? Body में complication, if ultimately that gyno is very less chances, but in books there are a gyno can convert into a mammary gland cancer, but it's very rare. Okay. Very rare. Usually it is hormone dependent, and if you give hormones, it subsides, but that gland still remains there. Okay. But बहुत कम चांस Rare, वैसे कह रहे हैं. rare. It's on the books only. I have not seen it. Okay. Yeah. ठीक है. ठीक है. So Dr. Ankur, we're reaching the end of the जी. episode. So आप हमें ये बताएं कि आपका एक vision या aim towards both professions that you have. Being a doctor, I want to excel my running my both hospitals, and definitely I want to multiply the beds in my hospital. I want to make it 100 bedded soon, probably another 2-3 years. And about the NPC General Secretary, definitely my dream or my vision is to see Indian athletes in Olympia, and I representing them as a manager and being proud as the Indian flag there. Wow. That's quite. I hope my vision and dream comes true. And all courtesy to Cheru Paji and Manish Gandhi Paji, Om Prakash Uncle and Rishi Anand, and our team is very good actually. I'm telling you that. And they're very aggressive as well. They are towards the super game. aggressive. Yeah. I believe with the help of all these people, we're going to achieve one day our national flag, Indian flag on the Olympic stage. I'm sure, and we wish and pray that that day comes soon. Yeah. So that's it from our side. Thank you so much. We would like to thank you for sparing time with us and Anytime. sharing so many insights about not only bodybuilding but about your personal goals in Yeah. terms of being a doctor and a surgeon. So we wish you all the very best. Thank you. Thank to you. whatever you dream of, you achieve. Thank you so much, And man. thanks to our viewers as well for watching this episode. I'm sure the episode was informative. For me, it was good learning, hearing from NPC General Secretary about bodybuilding and the vision of the federation. So it's a very good learning for me, and I'm sure it is for you as well who are watching. So if you've liked this episode, please do leave a comment if any questions that you have, and we will answer it for you, and share it with your friends. Thank you so much for watching. Thank you so much, guys. Hi, guys. It was a privilege to meet Mr. Mayank, and his talk show is NH Talk Show. Please do follow, and there are actually a lot of information, a lot of things about wellness, awareness around fitness, bodybuilding, and as well as medical and health around. So do follow.